नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे जो एग्जाम के त्यौहार है वो अब शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे, जहां हम आपके साथ रोज करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। तो आज भी हम हाल ही में हुए घटना के आधार पे करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ जो भी मैं करंट अफेयर्स पे चर्चा करता हूँ वो पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है, जिससे आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोशिश करें कि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहला हमारा जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें भारत के तीसरे शूटर ने अपना स्थान जो है वो बना लिया है, यानी कि हासिल कर लिया है कि हाँ, ये पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कौन बने हैं भारत के तीसरे शूटर? तो इनका नाम है स्वप्निल कुसाले जी। ये तीसरे भारतीय ऐसे शूटर हैं जिन्हें पेरिस 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनके लिए इन्हें नामित किया गया है। अब इन्हें जो इस चैंपियनशिप यानी कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए नामित किया गया है वो अभी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग का चल रहा है। कहाँ? इजिप्ट के कैरो में। और इसमें इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है और इसी दौरान इनकी जो है वो नियुक्ति की गई, यानी कि नामित किया गया है इन्हें पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। ठीक है, अब इन्होंने जो चौथा स्थान हासिल किया है वो किस इवेंट में हासिल किया है? तो मेंस के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में इन्हें चौथा स्थान मिला है। और अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो इस स्थान को इन्होंने हासिल किया है और साथ ही साथ एक और अपॉर्चुनिटी हासिल किया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खेलने का अपॉर्चुनिटी। ये जो है इससे पहले वर्ल्ड कप के ISSF वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, यानी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले ये इससे पहले वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शूटिंग के हुए थे उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इनका जो योगदान रहा है वो भारतीय अगर हम शूटिंग के फील्ड में देखें तो काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। और अब जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले तो ये तीसरे जो है शूटर हुए हैं भारत के। लेकिन पहले और दूसरे शूटर कौन बने हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए नामित किया गया है? और वो हैं हमारे भारत के बहुत ही होनहार शूटर जिनका नाम है भौनिश मेंदिरत्ता जी। ये भारत के पहले शूटर हैं जिन्हें 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने हैं उसके लिए इन्हें जो है नामित किया गया है। और वहीं अगर दूसरे शूटर की बात करें तो इनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल और इन्हें जो है वो भारत के दूसरे शूटर के तौर पे नामित किया गया है जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 को खेलेंगे। अब 3 शूटर का नाम आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं शूटिंग इवेंट से जो पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला है स्वप्निल कुसाले, दूसरा है भौनिश मेंदिरत्ता, तीसरा है रुद्राक्ष पाटिल। ये तीनों शूटर को नाम आप याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक समिट से है, यानी जो हमारा शांति और सुरक्षा पे जो समझौता इंटरनेशनल होता है उसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है और इस आयोजन में भारत के किस मंत्री ने पार्टिसिपेट किया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो आयोजन है ये सुरक्षा और शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है और इसका जो आयोजन किया गया है वो अफ्रीका महाद्वीप के सेनेगल कंट्री के डेकार कैपिटल में किया गया है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये एक समिट है और समिट से एग्जाम में आपके सवाल बनते रहते हैं, तो इसे ध्यान से सुने। और इस समिट का जो सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल के द्वारा किया गया है और इस सम्मेलन के भी ये प्रेसिडेंट है। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं उनका नाम वी मुरलीधरन, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ये जो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री है ये स्टेट के हैं और इन्हें जो है इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। और पहली बार है जब भारत जो है
इस तरह के सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहे हैं, ये बेसिकली सम्मेलन अफ्रीका में हो रहे हैं, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब इस सम्मेलन का मेन फोकस जो है वो बेसिकली जो अपने अपने देश है या कॉन्टिनेंट है उनके सिक्योरिटी जो भी चैलेंजेस है उनको सॉल्व करने का मेन एम यहाँ पे इस सम्मेलन का मेन फोकस यही है कि जो भी कॉन्टिनेंट में सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड या किसी और तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए। अलग अलग देशों के जो मंत्री बैठेंगे उनके राय मशवरा के और उनके सॉल्यूशन के आधार पे इन सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को दूर किया जाना इस सम्मेलन का मेन मकसद है। अब इस सम्मेलन में सिर्फ अलग अलग कंट्री के मंत्री ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी के सभी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इस सम्मेलन का नाम, इसका आयोजन कहाँ किया गया है और भारत की ओर से किन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस टर्म में, हम जो भारत में दिवाली मना रहे थे उस वक्त ब्रिटेन में हमारे एक भारतीय मूल के नागरिक ने एक इतिहास रचा और उनका जो दिवाली हुआ है वो आज तक के सबसे बेहतर दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट किया है। जी, हम बात कर रहे हैं अभी ब्रिटेन में जल्द ही बने ब्रिटेन के पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि जो ब्रिटेन के इलेक्शन चल रहे थे उसमें ये कॉन्टेस्टेंट के रूप में खड़े थे और अब जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, इस पार्टी ने पिछले 6 सालों में 5 लीडर दिए हैं, यानी इस पार्टी के पिछले 6 सालों में 5 लीडर हुए हैं और अभी जो है ऋषि सुनक इसी पार्टी के लीडर बने हैं और इन्होंने जो लीडरशिप ली है उसमें इन्हें अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है, यानी किसी ने इनका अपोजिंग यानी अपोज नहीं किया है। इनके विरुद्ध किसी भी पर्सन ने अपना नाम वहां पे नहीं दिया है और जो अपोजिशन पार्टी में जो खड़े थे, जो अपना नाम इस लीडर के लिए इन्होंने दिया था वो भी अपने नाम को वापस ले लिया है और इसके बाद जो है ये ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो भारतीय मूल के होंगे। अब इनके कुछ पिछले लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे की जो दूसरी पारी उन्होंने खेली थी, यानी दूसरी बार जब वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किए गए थे। और यही नहीं बल्कि ब्रिटेन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ये चीफ सेक्रेटरी भी बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के समय रह चुके हैं और साथ ही साथ ब्रिटेन के ये महाकोष के ये चांसलर भी नियुक्त किए गए हैं 2020 में। और ये जो महाकोष के चांसलर के जो पद होता है ये ब्रिटेन का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, यानी ये ब्रिटेन के काफी अहम पद पे कई सालों से बने हुए थे और इन्हें जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्ट किया गया है। अब जो है लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अब ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम है टाइगर ट्रम्प। इस एक्सरसाइज को याद कर लीजिए क्योंकि बेसिकली आपके एक्सरसाइज के टर्म में 2 ही सवाल बनते हैं कि इस एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया है और इन एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली 2 देश के बीच में किया गया है। कौन कौन? इंडिया और यूएस के मिलिट्री के बीच में किया गया है और ये 3 दिन तक चलने वाले मानवीय सहायता एक्सरसाइज है, यानी जब कभी कोई भी डिजास्टर वगैरह ओकर होते हैं तो ये मिलिट्री उस डिजास्टर में इंसानों की मदद करेंगे, उस डिजास्टर से रिलीफ जो है करने के लिए। यानी ये एक तरह का ऐसा एक्सरसाइज है जहां पे मानवीय सहायता के लिए इस एक्सरसाइज को इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट किया गया है। और कहां किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। ये दूसरा एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प का, यानी कि जो पहला एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट किया गया था जिसे हम टाइगर ट्रम्प के नाम से जानते हैं, वो नवंबर 2019 में विशाखापट्टनम में ही किया गया था। यानी जो इसका सेशन है ये दूसरा सेशन है इस एक्सरसाइज का।
अच्छा, अब इंडिया और यूएस के मिलिट्री के बारे में बात हो रही है, तो इनसे रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपके सवाल बन सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। एक्सरसाइज मिलन, ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, यानी साल में ये 2 बार होते हैं। और ये जो एक्सरसाइज का कंडक्ट होता है, ये इंडिया और यूएस के मिलिट्री के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पोर्ट्स के कैटेगरी में एक हिस्ट्री से है, यानी कि एक इतिहास से है। और ये इतिहास इस टर्म में है कि इससे रिलेटेड एक और न्यूज मैंने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, और वो ये था कि अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे, लेकिन उनका नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और अगर आपने वो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको उनका नाम जरूर पता होगा, आप हमें कमेंट में उसका नाम बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने वो करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर हर दिन की करंट अफेयर्स की वीडियो तो आप जरूर देख ले। तो दोस्तों, यहां भी उसी से रिलेटेड एक न्यूज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक तो पहले भारतीय इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले बने थे, लेकिन अब इस चैंपियनशिप को जीतने वाले, यानी इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और इनका नाम है अमन सेहरावत। और ये जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, यानी कि आज तक किसी भी भारतीय रेसलर के द्वारा अंडर 20 कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल गोल्ड मेडल की यहां बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल नहीं जीता गया था। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है इस साल का, वो पोंतीवेद्रा जो कि एक स्पेन में किया गया है। और इन्होंने किस खिलाड़ी को हराकर ये चैंपियनशिप जीता है? तो टर्की के एक प्लेयर है जिनका नाम है अहमद दुमान, इन्होंने इस प्लेयर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अब जो मैंने नाम आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले कि जो भारत के पहले भारतीय बन गए थे इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले, उनका नाम था साजन भानवाला। याद आया होगा आपको अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। लेकिन इस चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। लेकिन फिर भी ये ब्रोंज मेडल जीतने वाले इस चैंपियनशिप के पहले भारतीय खिलाड़ी थे, और ये पता नहीं था कि इस चैंपियनशिप में हमारे भारतीय खिलाड़ी के द्वारा गोल्ड मेडल भी जीत लिया जाएगा। अब वो गोल्ड मेडल भी हमारे भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीत लिया गया है, अमन सेहरावत के द्वारा। अब एक और यहाँ पे हिस्ट्री बन चुका है गोल्ड मेडल के टर्म में और ब्रोंज मेडल के टर्म में। तो हमारे जो भारत के होनहार रेसलर है, चाहे वो रवि कुमार दहिया जी हो या बजरंग पुनिया जी हो, ये अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज तक भारत को मेडल इन्होंने नहीं दिला पाया है। यानी ये जाते थे लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाते थे, जिसके कारण भारत को मेडल नहीं मिल पाया। लेकिन ये इस चैंपियनशिप में भारत को 2 मेडल मिले हैं, ब्रोंज जो कि साजन भनवाला के रूप में, और गोल्ड मेडल जो कि अमन सेहरावत के रूप में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज एक इंपॉर्टेंट डे से है, और इस डे को ही नहीं बल्कि इस डे की फाउंडेशन कब की गई थी, इस डे के कितने मेंबर है, इस जो इंपॉर्टेंट डे की बात कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं, इन सब से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो यहां पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमारा जो इंपॉर्टेंट डे है वो है यूनाइटेड नेशंस डे 2022, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022। अब ये जो दिन मनाया गया है ये कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। जी, 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया गया है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस का जो यूएन चार्टर था वो केम इनटू फोर्स, यानी कि इसे लागू किया गया था। 1945 में इसकी फाउंडेशन भी की गई थी, और इसे जो इसकी यूएन चार्टर है वो 24 अक्टूबर को लागू की गई थी। इसीलिए इस यूएन चार्टर को एनिवर्सरी के तौर पे इनको चिन्हित करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1945 में की गई थी। अब इसके अभी कितने मेंबर है, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो है हर एक कंट्री मेंबर है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि अभी फिलहाल कितने कंट्री इसके मेंबर है। तो 193 यानी कि 193 कंट्री जो है इस यूनाइटेड नेशंस के अभी फिलहाल मेंबर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये भी काफी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट ये इसके बारे में जानते हैं। एक मूवी है, इस मूवी को फिप्रेस्की के द्वारा बेस्ट इंडियन मूवी का अवार्ड दिया गया है आज तक का, यानी अभी तक का जितने भी मूवी हुए हैं उन मूवीज में फिप्रेस्की ने इस मूवी को बेस्ट इंडियन मूवी का अवार्ड दिया है।
अब वो कौन सी मूवी है? यहाँ इमेज में तो आपको दो मूवी दिख रही होगी, एक शोले और दूसरा पाथर पंचाली। लेकिन यहाँ किस मूवी ने फिप्रेस्की के द्वारा बेस्ट इंडियन मूवी का अवार्ड जीता है, इसे जानते हैं। तो ये है पाथर पंचाली, यानी ये जो बच्ची वाली आपको जो यहाँ पे मूवी दिख रही होगी, यही मूवी है। और इस मूवी ने फिप्रेस्की के द्वारा इस अवार्ड को जीतने के लिए शोले जैसे मूवी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और ये जो अवार्ड है, यानी कि ये बेस्ट मूवी इंडियन मूवी का जो इसे सम्मान दिया गया है, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, जिसे हम फिप्रेस्की भी बोलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस मूवी को सम्मानित किया गया है, पाथर पंचाली। और ये जो मूवी है, इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, जिनका नाम है सत्यजीत रे जी। ये एक बंगाली डायरेक्टर है और इस मूवी को एक बंगाली नोवेल के बेस पे बनाया गया है। इस नोवेल को 1929 में रिलीज किया गया था और सेम नाम से इस नोवेल को रिलीज किया गया था, पाथर पंचाली। और उस नोवेल के जो रचयिता थे, जिनका नाम था विभूति भूषण बंदोपाध्याय, इनके द्वारा ही ये नोवेल रचित थी। और इस नोवेल के आधार पे ही पाथर पंचाली मूवी की क्रिएशन की गई थी 1955 में। और अब जाकर इस मूवी को फिप्रेस्की के द्वारा बेस्ट इंडियन मूवी का सम्मान दिया गया है। अब ये जो मूवी है, इसमें जो दिखाए गए हैं वो बेसिकली इटालियन न्यूरेलिज्म मूवमेंट से संबंधित काफी सारे कृति वहां पे दिखाए गए हैं। आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस मूवी को बेस्ट इंडियन मूवी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन और ये रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। और इन्होंने जो ये खिताब जीता है, इससे ये कुछ और खिलाड़ी के इनका रिकॉर्ड जो है वो इक्वल हो चुका है, यानी कि माइकल शुमेचर और सेबेस्टियन वेटल के रिकॉर्ड के बराबर इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। यानी इन्होंने एक सीजन में कुल 13 जो है खिताब अपने नाम किया है और ये इनके कैरियर का 33वां खिताब था। ये जो US F1 ग्रैंड प्रिक्स था, ये मैक्स वर्स्टैपेन के कैरियर का 33वां खिताब था। अब वहीं अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे लेविस हैमिल्टन है, जो कि मर्सिडीज के रेसिंग ड्राइवर है, और तीसरे स्थान पे चार्ल्स लेक्रिक है, जो कि फरारी के रेसिंग ड्राइवर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा यह है कि US के करेंसी पे फीचर होने वाली, यानी प्रदर्शित होने वाली पहली एशियन अमेरिकन एक महिला बनी है। और ये कौन महिला है जो US के करेंसी पे प्रदर्शित होने वाली पहली एशियन अमेरिकन बन गई है? इनका नाम है अना मे वोंग। और इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक चाइनीज फीमेल है और ये एक चाइनीज एक्ट्रेस है, जिनके अब जो फेस है वो US के करेंसी पे प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये जो है बहुत ही फेमस एक चाइनीज अमेरिकन स्टार है, जिन्होंने हॉलीवुड में अपना नाम जो है इन्होंने किया हुआ है। और जब ये हॉलीवुड में जब एशियन को स्टार के रूप में जब इन्हें लिया गया था, तो उस समय काफी हंगामा मचा था कि हम जिस हॉलीवुड में ले रहे हैं वो पूरी तरह अमेरिकन जो है एक्ट्रेस भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने कदम को हॉलीवुड में बनाए रखा और बहुत सारे मूवीज को इन्होंने सुपरहिट कराया है। लेकिन इनका जो पहला मूवी रहा है जिसमें इन्होंने लीड रोल का अभिनय किया है, वो है द टॉल ऑफ द सी। और इन्होंने इसी मूवी में अपना लीड रोल किया था, यानी लीड रोल की शुरुआत इन्होंने किया था। और ये काफ़ी फेमस जो है एशियन अमेरिकन एक्ट्रेस है। और अब जाकर इनके जो है फेस को लेकर अब US करेंसी के ऊपर भी इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा एक सम्मान के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंटरपोल की जो 91वीं जनरल असेंबली यानी कि महासभा का आयोजन होगा, वो कहाँ होगा? अभी तो जो हमारी इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया है, लेकिन इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इंटरपोल की 19th जो जनरल असेंबली का आयोजन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो वो भारत के नई दिल्ली में किया गया था। और कब से लेकर कब तक? तो 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। लेकिन जो नेक्स्ट इंटरपोल की जनरल असेंबली यानी कि 91st जो इंटरपोल की जनरल असेंबली का आयोजन होगा, वो होगा ऑस्ट्रिया के वियना में। और
आप इसे याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया के वियना में इसका आयोजन होना है और इसका आयोजन वहीं हो रहा है जहां पे इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, जी, जहां पे इसे क्रिएट किया गया था, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को। और मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटरपोल को इसके स्थापना के समय किस नाम से जाना जाता था, तो वो नाम से जाना जाता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। उसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये जो अगले साल 91st इंटरपोल जनरल असेंबली का आयोजन होने हैं, ये कहाँ पे होने हैं? ऑस्ट्रिया के वियना में होने हैं। और इस साल जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है और इसको संबोधन किन्होंने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब इसमें इंटरपोल ने कुछ जो है अपने तरफ से इन्होंने लॉन्चिंग भी की है। वो लॉन्चिंग क्या थी कि इन्होंने पहली बार मेटावर्स में इंटरपोल को लॉन्च किया है, यानी कि अब जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये मेटावर्स में भी अपना वर्क दिखाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इस सम्मेलन में जनरल असेंबली के द्वारा 3 नए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की भी नियुक्ति की गई है। अब ये जो 3 नए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है ये 3 सालों के लिए अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन कौन कौन से नियुक्त किए गए हैं जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूरोप के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बेल्जियम के पीटर डे बुसीकर को नियुक्त किया गया है, यानी ये यूरोप के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। दूसरा, अफ्रीका के डेलीगेट्स के रूप में इजिप्ट के अलाउद्दीन मोहम्मद अब्दुल्लाह रागा जी को नियुक्त किया गया है। और तीसरा, वहीं अफ्रीका के डेलीगेट्स के रूप में नामीबिया के एन्ने मैरी नाइंदा को भी नियुक्त किया गया है। ये तीनों अपने पोजीशन पे बने रहेंगे और जिसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है ये तीनों उसके लिए 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो इंटरपोल की जो महासम्मेलन की गई थी, जो ये सबमिट किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरपोल के बारे में आपको तो पता ही है कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन्स में है और ये इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है ताकि आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितनी करेंट अफेयर्स और स्टैटिक का आप नॉलेज रखते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इस पे बात कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? और ये जो क्वेश्चन है ये UPSSC PET जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन के बारे में हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। आपको इसका जवाब बताना है कि किस देश ने ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा अपना सैन्य अभ्यास किया है। हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी चीन। तो सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अब फेस्टिवल के त्यौहार में मगन तो है ही, अभी छठ आने वाला है, भाई दूज का फेस्टिवल चल रहा है, तो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए ताकि एग्जाम के जब सीजन आए तो इसमें आपको घबराना ना पड़े। और हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली देखते रहें ताकि आपके करंट अफेयर्स के पार्ट पे आपको ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। थैंक यू।